हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट कर रहे हैं अपना डीएलएड फर्स्ट ईयर। हम ये कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश कर रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड है, चल रही है ये। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं यूनिट सेकंड के ही। आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, चैनल पर जाकर अगर आप विजिट करते हैं और आप चैनल वहाँ पर प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ऑलमोस्ट मैंने जो सेकेंड यूनिट है ना उसको भी कंप्लीट करवाया ही हुआ है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि लास्ट ईयर में ना आपके पूछे गए थे, तो उनको ही ध्यान में रखकर मैंने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने पिछले जो सेकंड ईयर का जो किया है यूनिट को, जो सेकंड यूनिट को जो किया है, वो उसमें ये वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो हमने एक्चुअली किस पे किया था, पंक्चुएशन के ऊपर किया था। तो पंक्चुएशन क्या है उसको हमने समझा था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पंक्चुएशन में हमने कुछ पंक्चुएशंस के बारे में थोड़ा पढ़ा भी था, जो कि आपके 10 से 11 पंक्चुएशन होते हैं। तो लास्ट क्लास में ये बात हुई थी कि हम कुछ पंक्चुएशन डिस्कस करेंगे जो कि 2 नंबर में अभी लास्ट ईयर पूछे गए थे, और वो जो पूछे गए थे वो यहाँ पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ज़्यादा वैसे पूछता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ठीक है ना, 2-2 नंबर के लिए भी अगर हम चीज़ें छोड़ते हैं तो भी काफ़ी सारे नंबर हमारे कट हो जाते हैं, और चीज़ इजी है तो समझ ही लेते हैं। तो आइए, यहाँ पर क्या है, देखो क्या लिखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ पंक्चुएशन। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप इसलिए लिया है, क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप नहीं बोलेगा, वो सीधा यही बोलेगा कि फुल स्टॉप के बारे में बताइए, एक्सक्लेमेशन के बारे में बताइए, या फिर एपोस्ट्रोफ के बारे में बताइए। तो यही 3 पूछे गए थे अलग अलग आपके क्वेश्चन सीरीज में। तो मैंने इन तीनों को एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिया है। तो ये तीनों ही एब्रीविएशन आप समझ लीजिए। तो देखो, फुल स्टॉप क्या होता है, सीधा यहीं से डायरेक्ट समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से लिख दिया है एंड आई होप आप समझ पाएंगे। क्या लिखा है, फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पॉज। तो जो फुल स्टॉप होता है जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, जिसको आप हिंदी में पूर्ण विराम भी बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में समझ सकते हैं वो भी समझ लो कि जो हिंदी में जब आप कोई भी कुछ भी आप लिख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक पूर्ण विराम आता है। पूर्ण विराम को ही हम फुल स्टॉप बोलते हैं इन इंग्लिश। तो पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई बात अपनी कंप्लीट कर दी, और अब या तो आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति को मौका दे रहे हैं, या फिर अब आपने अपनी एक बात खत्म कर दी है, अब आप अपनी दूसरी बात स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पूर्ण विराम होता है या फिर फुल स्टॉप होता है, वो एक प्रकार से ठहराव भी होता है दूसरे व्यक्ति को मौका देने के लिए। ठीक है, हालांकि थोड़ी मैंने बड़ी बात कर दी है, आप इसको इतना डिटेल में मत लेना, कभी कभी मैं डिटेल में चली जाती हूँ, सॉरी। तो देखो, अब फुल स्टॉप को तो आप तो ऐसे ही समझ लो कि जब आपका सेंटेंस कोई कंप्लीट हो गया, इट्स मीन कि आप उसको एब्रीविएशन के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तब आप उसको दिखाते हैं ऐसे, इस तरह के फुल स्टॉप की तरह। जैसे कि मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा कि आई एम अ गर्ल, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर मेरी बात कंप्लीट हो गई। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब कि सबसे बड़ा वो होता है, आपका पॉज होता है। पॉज का मतलब होता है ठहराव, ये पॉज, PAUSE पॉज। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ठहराव होता है, सबसे बड़ा पॉज होता है किसमें, किसी भी सेंटेंस में। एंड सेपरेशन, और इस सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब वो कंप्लीट हो चुका है, वो अलग हो चुका है, अब उससे जुड़ी हुई या फिर कोई दूसरी बात आप स्टार्ट करने वाले हो। सेपरेशन यानी कि अलग होना। फिर से सुन लो, फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन, कि वो एक बड़ा पॉज होता है और वो एक सेपरेशन होता है, यानी कि वो अलग हो चुका है, अब अगले सेंटेंस के लिए अब आप रेडी हो चुके हो। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इट इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना, बताना। ठीक है, इट इंडिकेट दैट, ये बताता है कि सेंटेंस इज कंप्लीट, कि जो सेंटेंस है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, फिर क्या है, द नेक्स्ट सेंटेंस शुड बिगिन, कि अब जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो शुरू होना चाहिए। बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू या आरंभ, वो शुरू होना चाहिए विद अ कैपिटल लेटर, के अब इसके बाद जो अगला लेटर जो स्टार्ट होगा ना, वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर के साथ। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप डाल दिया। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। तो बस यही वो बात बता रहा है। अब मुझे लग रहा होगा शायद आप समझ चुके होंगे। तो देखो,
इट वैसे तो आता ही है, लेकिन बस बात तो है ना कि हमें लिखने नहीं आता, हाउ टू राइट इन आंसर वे। ठीक है, तो देखो इट ऑल्सो प्लेस्ड, ये वहां भी प्लेस्ड होता है। ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी, ये वहां पर भी प्लेस होता है, यानी कि उसको रखा जाता है या फिर उसको ऐसे करके भी बताया जाता है। इट ऑल्सो प्लेस्ड आफ्टर एब्रीवेशंस और पर्सन्स इनिशियल। अब एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, देखो एब्रीवेशन का मतलब होता है कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप ना पूरा कंप्लीट नहीं लिखते हैं, आप उनकी ना शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन बोलते हैं। जैसे कि BA होता है ना, BA बैचलर इन आर्ट्स, या फिर मास्टर इन आर्ट्स, या फिर MLA जो कि आपके पॉलिटिक्स में होते हैं, आई थिंक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ ये होता है इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पूरा उसको कंप्लीट ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और इसी शॉर्ट फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एब्रीवेशंस बोलते हैं। तो जहां पर एब्रीवेशन आप लगाओगे, एक तो वहां पर भी आप किसका, फुल स्टॉप का यूज करते हो, ये। अब यहाँ पर फुल स्टॉप इसको ये नहीं दिखा रहा है। अब देखो जैसे कि मैंने एब्रीवेशन लिखा है, तो यहाँ पर भी देखो मैंने इसको कंप्लीट नहीं लिखा, एब्रीवेशन क्योंकि मेरे लिए थोड़ा बड़ा पड़ा, तो इसलिए मैंने इसको कंप्लीट नहीं लिखा, ABB करके मैंने इसको बता दिया। अब इसको मैं ABB करके नहीं बोलूंगी, इसको मैं एब्रीवेशन ही बोलूंगी, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनी लॉन्ग वर्ड। ठीक है, तो अब ये कोई सेंटेंस को नहीं दिखा रहा है, ये बस ये दिखा रहा है यहाँ पर फुल स्टॉप कैसे काम कर रहा है कि भाई ये एक बड़ा वर्ड है, लेकिन इसको हम BA MA MLA जो भी आप करके, जो भी बहुत से छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको ऐसे करके पढ़ लेते हैं, बट इसको नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि EX आप लिखते हैं ना, उसको इससे मत समझ लेना। EX जैसे कि एग्जाम्पल होता है, तो एग्जाम्पल को आप एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि एक अपवाद के रूप में होती है, या फिर जैसे कि ETC, तो ETC मतलब एक्सेट्रा होता है, यहाँ पर भी आप ये फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, और ये समझ आया होगा क्या था कि बिगिन विद कैपिटल लेटर, ये तब यहाँ तक हो गया था। फिर क्या था, इट ऑल्सो प्लेस्ड, ये प्लेस होता है आफ्टर एब्रीवेशन, एब्रीवेशन के बाद प्लेस होता है। उसके बाद ये किसी भी पर्सन, कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन मतलब कोई भी इंसान है, तो उसके जब नाम की शुरुआत करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, आपने छोटे क्लासेस में सबने पढ़ा है, तो उसके फर्स्ट लेटर के साथ भी हम क्या लगाते हैं, उसके बाद भी हम कुछ इनिशियल, तो ये वाला जो है ना, उसके बाद भी हम, जैसे कि मान लो कि मोहन हुआ, तो मान लो कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये मोहन, आप एक खास व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक खास व्यक्ति के बारे में दर्शाएंगे तभी आप फुल स्टॉप लगाएंगे। अब मोहन यहाँ पर कोई एनी पर्सन नहीं होगा, ठीक है, कोई XYZ पर्सन नहीं होगा, वो कोई खास पर्सन होगा। ठीक है, जैसे कि भाई मैंने बोला महात्मा गांधी, तो उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेरे को मोहन लिखना ही नहीं चाहिए था, मेरे को यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी, इस तरीके से मेरे को लिखना चाहिए, तब आपको सही से समझ आएगा। तो इसको हटा दो, फिर ये मैंने इसको ना गलत कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर तो ये क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। अब हालांकि मैंने इसको एब्रीवेशन में डाल दिया, बट लेकिन अगर आप जैसे कि लिखते हैं सुभाष चंद्र, ठीक है, बोस, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, सुनाई तो दे ही रहा है आपको, सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पर मैं फुल स्टॉप डाल सकती हूँ। ठीक है, इसका यूज ऐसे भी होता है, ये बात समझ आई। उसके बाद क्या है, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अब देखो ये क्या बता रहे हैं, इट इज यूज्ड, ये यूज होता है आफ्टर फ्रेज, जब आप कोई भी फ्रेज लिख रहे हैं। ठीक है, फ्रेज का मतलब क्या होता है कि आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस में चल रही है, बट वो उसमें फुल स्टॉप नहीं आया। फुल स्टॉप का मतलब तो ये है कि अब आप न्यू बिगिनिंग करोगे। फ्रेज का मतलब क्या होता है कि कोई मतलब कोई पैरा है और उसमें वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपकी बात कंप्लीट हुई नहीं है, क्योंकि 5 से सेंटेंस अगर जैसे कि हो जाते तो अपने आप में मतलब एक पैराग्राफ ही समझ लो। फ्रेज के बारे में भी पढ़ेंगे हम, बट अभी आप इसको एज अ पैराग्राफ समझो। तो देखो क्या लिखा है, इट इज यूज्ड आफ्टर फ्रेज, के फ्रेज के बाद लिखा जाता है सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन। कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर जो सडन इमोशन आते हैं, जैसे कि कोई हैप्पी है, कोई एंग्री है, या फिर कोई विश है, तो उनको दर्शाने के लिए हम कौन से सिंबल का यूज करते हैं, या फिर हम कौन से पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे
एलास, तो यहाँ पर इसको हमने दिखाया एलास। एलास हम कब यूज करते हैं? जब कोई दुख की बात होती है, एलास ही इज नो मोर, कि अब वो नहीं रहा, बोले तो मतलब अब वो मर गया, डेथ हो गई, ठीक है। तो एलास, या फिर अगर आप ऐसे बोल सकते हो सॉरी, ठीक है, तो आप इसको भी, तो यहाँ पर भी कोई दुख व्यक्त कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपने लिखा हुर्रा, हुर्रा मतलब जब कोई खुशी की बात होती है, हुर्रा, तब हम इस तरह का साइन यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। जब आप इंग्लिश देखो पढ़ते हो ना, पढ़ोगे, अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि चीजें कैसे बनती हैं। उसके बाद होता है एक एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ के बारे में ना काफी पूछा था, तो एपोस्ट्रॉफ क्या होता है? देखो एपोस्ट्रॉफ का एक तो सिंबल होता है ये वाला, मतलब जिसको इंडिकेट करते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू, ये यूज होता है टू शो, ये दिखाने के लिए, शो मतलब ये दिखाने के लिए, ओमिशन ऑफ लेटर, लेटर के ओमिशन को दिखाने के लिए ये यूज होता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल से बताती हूँ ओमिशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन एबल टू कॉन्टेक्ट हिम। अब देखो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये हैव नॉट, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब इसको वैसे ना बहुत से लोग उसको हैवेंट भी बोलते हैं, अगर जैसे कि विदेशों में जो लोग बोलते हैं ना, जो जो इंग्लिश मैन होते हैं वो हैवेंट भी बोलते हैं, बट अगर इसको मैं कंप्लीट करके बोलूं तो ये हैव नॉट लिखा है, हैव नॉट। तो इसको जो मैंने इसको छोटा करके जो लिखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओमिशन बोलते हैं। अभी देखो ओमिशन अपने आप में एक बड़ा विषय है, तो ज्यादा उसमें अभी मत घुसो, इसको इतना ही रहने दो। जब आप जैसे कि कैन नॉट को आप कांट भी बोलते होगे, आई कांट डू दिस, तो वो कांट को अगर मैं उसको मतलब मैं स्प्रेड करूं तो वो क्या होता है? कैन नॉट, तो कैन नॉट को ही आपने कांट बोल दिया, तो वो जो कांट आपने किया है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ओमिशन बोलते हैं, ठीक है। और उसको जब आप लिखित रूप में कांट को जब आप लिखित लिखोगे या फिर हैवंट लिखोगे, तो यहाँ पर ये वाला मार्क लगता है, ये वाला मार्क लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद और कैसे शो होता है ये? इट इज शो, ये दिखाता है द पोजेसिव केस ऑफ नाउन, के नाउन का जो भी पोजेसिव केस होता है। अब देखो पोजेसिव भी अपने आप में एक पूरा विषय बनेगा ग्रामर का, ठीक है। पोजेसिव नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इसको ऐसे समझो, जब आप किसी भी कंप्लीट किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और वो कंप्लीट उसी नाउन के बारे में पूरी चर्चा एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में हो रही है, तब उसको भी हम किससे उसमें एपोस्ट्रॉफ में लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि यह मेरी मम्मी की बुक है, ठीक है, यह मेरी मम्मी की बुक है। अभी जो मैंने की लिखा है ना, इस की को दर्शाने के लिए मुझे ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा, जिसको हम एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने कौन सा एग्जांपल लिया? देखो क्या लिखा है, नेवर आस्क आ वुमेन्स एज, कि कभी भी किसी विमेन की एज नहीं पूछनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये एपोस्ट्रॉफ रहा और ये रहा एस, तो ये जो एस है ना, एस ये दिखा रहा है वुमेन की, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। तो यही 3 कर लेना, इससे आगे मत करना, आने वाला नहीं है। लास्ट ईयर आया था इसलिए मैंने बता दिया। अगर ये समझ ना आया हो तो आप मुझे बताना, फिर मैं थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करूंगी। तो इसको कर लेना, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।